हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1206 से 1707 और इसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में हम अब खलजी वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो खलजी वंश में जलालुद्दीन फ़िरोज़ खलजी के बारे में पढ़ा और अब अलाउद्दीन खलजी के विषय में। अलाउद्दीन खलजी की विजयों के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। तो उसने उत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों को जीता। उसका जो साम्राज्य था ये फैला हुआ था हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में मदुरा तक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी से अरब सागर तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था। दक्षिण के जो राज्य थे उन्होंने अधीनता तो स्वीकार की थी, लेकिन इनको अपने साम्राज्य में उसने नहीं मिलाया था। ये निर्धारित वार्षिक कर जो थे उसको देते रहते थे। अब लेंगे हम अलाउद्दीन खलजी के सुधार। अलाउद्दीन खलजी ने जहाँ साम्राज्य का विस्तार किया वहीं उसने प्रशासन व्यवस्था में भी काफ़ी सुधार किए। 1296 से 1316 तक उसने शासन किया। तो उसके समय में जो शासन व्यवस्था थी उसमें केंद्रीय शासन की हम बात करें तो सबसे ऊपर था सुल्तान, यानी कि राजा, जो कि स्वयं अलाउद्दीन खलजी था। उसके मुख से निकला प्रत्येक शब्द कानून माना जाता था और वो प्रजा की भलाई का विशेष ध्यान रखता था। उसकी सहायता के लिए मंत्री और अधिकारी होते थे, जिनमें सबसे ऊपर था वजीर, जिसको प्रधानमंत्री कहा जाता था। आरिज़ मुबालिक दूसरा मंत्री, जो कि सैनिक कार्यों का मंत्री था। सेना के में सैनिकों को भर्ती करता, वेतन देता, हथियार देता। फिर काजी उल कज़ात, ये न्याय विभाग का मुखिया। दीवाने इंशा, सुल्तान के आदेशों को लिखित रूप देने और विभिन्न भागों के सूबेदारों और अन्य अधिकारियों के पत्रों का प्रारूप करके उन तक पहुंचाने का कार्य करता। दीवाने रसालत, ये सल्तनत में विदेश विभाग होता था, पड़ोसी राज्यों के साथ अच्छे संबंध कायम करने। दीवाने रियासत, ये दीवाने रियासत जो था ये मंडी सुधारों को उसने जारी किया जब अलाउद्दीन खलजी ने। तो दीवाने रियासत मंत्री की नियुक्ति की और ये मंडी के प्रबंध, यानी कि जो मार्केट थी, बाजार था, उसके प्रबंध को देखता था। शाहाना, ये मंडी या अनाज मंडी का मुख्य अधिकारी था। दीवाने अशरफ, राज्य का हिसाब किताब रखता। अमीर कोही, कृषि का मुख्य अधिकारी। बख्शी, ये फौज, ये दीवाने आरिज के अधीन सेना को वेतन देता। मीरे दाद, न्याय विभाग का अधिकारी। मुफ्ती, ये अधिकारी भी न्याय विभाग का ही होता था और इस्लाम के अनुसार कानून की व्याख्या करते थे। इसके अतिरिक्त स्थानीय प्रबंध की बात करें तो उसका जो साम्राज्य था वो आगे कई प्रांतों में बंटा हुआ था और प्रांत के जो मुखिया था उसको सूबेदार कहा जाता था। फिर आगे परगना था, ठीक है। पहले हो गया केंद्र, केंद्र के बाद प्रांत, प्रांत को कहा जाता था सूबा, और सूबे के पश्चात परगना, परगने के बाद था ग्राम, ठीक है। तो इस तरह से ये बंटा हुआ था। परगने का जो मुखिया था उसको आमिल या आमल कहा जाता था और गांव सबसे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, पंचायतें वहां का प्रबंध देखती थी। सैनिक प्रबंध की जहां तक हम बात करें तो सैनिक प्रबंध के अंतर्गत अलाउद्दीन खलजी की विशाल सेना लगभग 4,75,000 जो थे घुड़सवार उसकी सेना में सैनिक थे। और इसी के तहत उसने दाग और हुलिया प्रणाली चलाई। सेना में दाग और चेहरा के नियम जारी किए। दाग के अनुसार प्रत्येक घोड़े को दागने, इनके विशेष शाही चिन्ह की प्रथा जारी की। चेहरा नियम के अनुसार प्रत्येक सैनिक का हुलिया दर्ज किया जाने लगा ताकि कोई सैनिक निरीक्षण के समय धोखा न दे सके। सैनिकों को वेतन भी दिया जाते थे। किलों का भी निर्माण करवाया उसने। उसकी गुप्तचर व्यवस्था भी बड़ी उच्च कोटि की थी। योग्य सैनिकों की भर्ती उसके द्वारा की गई। इसके अतिरिक्त न्याय व्यवस्था में सुल्तान तो था ही साथ काजी उल कज़ात जो था वो भी इसको देखता था। इसके अतिरिक्त उसने विशेष तौर पर सामाजिक क्षेत्र में भी सुधार किए और आर्थिक क्षेत्र में भी उसके सुधारों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। भूमि कर व्यवस्था में उसने सुधार किया और इसके साथ साथ उसने आय के साधनों में वृद्धि की। हिंदुओं से जजिया कर एकत्र करने के आदेश दिए। मुसलमान लोगों से ज़कात, ठीक है, हिंदुओं से जजिया
तो ये कर लिया जाता था हिंदुओं से और ज़कात मुसलमानों से। जजिया जो था ये हिंदुओं से एक तरह से धर्म के अंतर्गत लिया जाता था और ज़कात मुसलमानों से एकत्रित करने के आदेश दिए। लूट मार से जो धन प्राप्त होता था उसको खमस कहा जाता था। ये भी एक प्रकार का आय का साधन था। इसके अतिरिक्त ये जो था ये लूट मार का 5वां भाग होता था। सुल्तान चराई कराई नामक 2 नए कर एकत्रित करने के आदेश दिए। चराई दूध देने वाले पशुओं और कराई गृहकर होता था। इसके अलावा जुर्माना किया जाता था, सीमा शुल्क, चुंगी कर इत्यादि, और राजा लोग सुल्तान को उपहार देते थे, उससे भी काफ़ी आय होती थी। फिर बात करते हैं हम उसके प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत उसने क्या काम किया। बड़े ही महत्वपूर्ण सुधार माने जाते हैं। उसने क्या देखा कि ये जो अमीर लोग हैं ये बार बार विद्रोह कर देते हैं और साथ ही साथ क्या है कि जो वातावरण है उसको भी अशांत करते हैं। तो उसने कुछ कारण खोजे। उसको लगा कि अमीरों के पास पैसा बहुत है, इसलिए ये ऐसा करते हैं। उनसे उनका पैसा ले लिया, उतना ही रहने दिया जितनी उनको ज़रूरत थी। उसने देखा कि इसी के साथ साथ ये क्या करते हैं कि आपस में दावतें यानी कि पार्टीज़ करते हैं और फिर क्या करते हैं कि सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। उसके ऊपर भी उसने रोक लगाई। उसने देखा कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये आपस में वैवाहिक संबंध करके इकट्ठे हो जाते हैं और सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, शराब पीते हैं और शराब पीकर ये भूल जाते हैं कि ये क्या है, इनकी जो रुतबा है, औकात है, वो क्या है। तो इन सब क्या उसने जो है एक प्रकार से आंकलन किया और उसने इन सब के ऊपर काफ़ी रोक लगाई। जहाँ तक सामाजिक सुधारों की हम उसके बात करें तो उसने मद्यपान का निषेध किया, शराब के ऊपर उसने रोक लगाई। अलाउद्दीन स्वयं शराब पीता था, लेकिन कुछ समय के पश्चात शाही आदेश द्वारा उसने शराब को निषेध कर दिया और स्वयं भी शराब पीना छोड़ दिया। जो लोग शराबी थे उनको कहा गया, या जिनकी शराब की दुकानें थी उनको कहा गया कि भाई वो शराब के मटकों को तोड़ दें। और इस तरह से क्या किया उसने जो है, जिन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो उनके दुकानें जो हैं वो तोड़ दी गई। इसके साथ साथ उसने वैश्यावृत्ति के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया। वैश्याओं को कहा कि निश्चित समय तक विवाह कर लें और नहीं तो उनको कठोर दंड दिए जाएंगे। जुआ खेलने पर रोक लगाया, जादूगरी पर प्रतिबंध लगाया। तो ये उसके सुधार थे जो कि समाज से संबंधित किए गए। फिर है उसके आर्थिक सुधारों जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के ये आर्थिक सुधार। वो एक विशाल सेना बनाना चाहता था, साम्राज्य को भी विस्तृत करना चाहता था, तो इसलिए उसने जो आर्थिक सुधार है उसकी तरफ ध्यान दिया। उसने आर्थिक सुधारों में मंडियों के ऊपर, जो बाज़ार था उसके ऊपर उसने नियंत्रण किया। और ये कहा जाता है कि उसने क्या किया कि दिल्ली के जो चारों तरफ करीब उसने कुछ जो क्षेत्र थे, करीब 100 मील का जो क्षेत्र था, वहाँ तक के जो भी जो किसान थे उनको कहा कि वो क्या करें, अनाज को केवल दिल्ली में ही बेचें। इसके साथ साथ उसने वस्तुओं के जो मूल्य थे वो भी निर्धारित किए। जैसे क्या आजकल आप बाज़ार में जाते हैं तो आप देखते हैं कि आप रेट पूछते हैं कि इसका क्या रेट है, तो उस ज़माने में उसने भी हर किस्म के जो वस्तुएं थी, पदार्थ थे, उनके रेट किए। यहाँ तक कि सुई तक के भी दाम निश्चित उसके द्वारा किए गए। दासों के, पशुओं के, सबके दाम उसके द्वारा निश्चित किए गए और इसकी सूची भी तैयार की गई। उसने वस्तुओं की प्राप्ति पर नियंत्रण किया और उसने इसके लिए जो कि समस्याएं आती थी तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए उसने क्या किया कि जो दिल्ली के आसपास के व्यापारी थे उनसे, एक तो उसने जो किसान थे उनसे अनाज लिया और अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जो बंजारे थे उनकी सहायता उसके द्वारा ली गई। व्यापारियों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना भी बहुत ही आवश्यक था और साथ ही साथ उसने एक राशनिंग व्यवस्था भी जारी की।
सामान्य स्थिति में लोग जितना चाहे अनाज उतना रख सकते थे, लेकिन विपत्ति अकाल के समय अनाज के वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लोगों को राशन पर अनाज मिलता था, तो उसने क्या किया कि लोगों को कहा, भाई उतना ही तुम राशन लो जितनी ज़रूरत है, बाकी का मार्केट में रहने दो। मंडियों का भी उसने उचित प्रबंध किया। दीवाने रियासत नामक अलग विभाग की स्थापना की और मलिक कबूल को शाहाना ये मंडी के पद के ऊपर नियुक्त किया। उसने कठोर दंड निर्धारित किए। दुकानदारों के लिए जो कम तोलते थे उनके शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था। तो इस तरह से उसने खासकर जो आर्थिक स्थिति थी उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण सुधार जो है अलाउद्दीन के द्वारा लाया गया। नेक्स्ट लेंगे हम अलाउद्दीन खलजी की मंगोल नीति के बारे में। अलाउद्दीन खलजी के समय में जो मंगोल थे उन्होंने भारत पर कई बार आक्रमण किए। पहला आक्रमण कादर खां के नेतृत्व में 1297 में 1 लाख मंगोलों ने भारत को जीतने के लिए आक्रमण किया। मुल्तान पंजाब के भागों में लूट मार करते हुए ये अंदर तक घुस आए, तो सुल्तान ने अपने सेनापति उलुग और जफ़र खां को भेजा और बुरी तरह से जालंधर के निकट मंगोलों को हराया गया। 20,000 मंगोल युद्ध में मारे गए और इससे भी कहीं अधिक को बंदी बना लिया गया। दूसरा किया साल्दी के अधीन 1298 ईस्वी में उन्होंने जो है ये आक्रमण किया, और ये आक्रमण जो था ये सिंध पर किया गया। पश्चिम प्रदेश और सविस्तान दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन ने सेनापति जफ़र खां को मंगोलों का दमन करने भेजा और उसने मंगोलों को पराजित किया। 2000 सैनिकों को साल्दी व उसके भाई सहित बंदी बना लिया गया और उन्हें दिल्ली भेजा गया। फिर कुतलुक ख्वाजा के अधीन आक्रमण किया 1299 में, और साल्दी तो हार गया, तो इसका जो था बदला लेना चाहते थे मंगोल। 1299 को 2 लाख मंगोलों ने कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली तक ये पहुंच गए। मंगोलों के अत्याचार से बचने के लिए लोग दिल्ली छोड़कर भागने लगे। खाने पीने की वस्तुओं के जो दाम थे, जो कीमतें थी, वो भी बहुत अधिक बढ़ गई और इस तरह से वस्तुओं की कमी भी हो गई। सुल्तान को किसी ने परामर्श दिया कि वो संधि कर ले, लेकिन वो नहीं माना। तो दिल्ली के समीप घोर युद्ध हुआ सुल्तान और कुतलुक ख्वाजा यानी कि मंगोलों के बीच में। तो इसमें जफ़र खां ने अपनी वीरता का परिचय दिया। अंत में मंगोल हार गए और वो भाग गए। जफ़र खां भी युद्ध करता हुआ मारा गया, लेकिन मंगोल बड़े ही भयभीत हुए इस युद्ध से। फिर तारदी बेग के अधीन आक्रमण किया 1303 ईस्वी को 1,20,000 मंगोल ने भारत पर आक्रमण किया। बड़ी तीव्रता से वो आगे बढ़े। सुल्तान मंगोलों का सामना करने की तैयारी के लिए तैयार नहीं था, तो विवश होकर उसने सीरी के दुर्ग में शरण ली, जो 2 महीने तक वो इसी किले में पड़ा रहा। मंगोलों ने आसपास के क्षेत्रों में लूटपाट की, लेकिन 3 महीने के पश्चात वापस चले गए। सुल्तान ने अब उत्तर पश्चिम सीमा को सुदृढ़ करना आवश्यक समझा और उसने वहां पर पुराने किलों की मरम्मत करवाई और नए किलों का निर्माण करवाया। फिर अली बेग के अधीन आक्रमण किया 1305 को। 50,000 मंगोलों ने यह आक्रमण किया। उसने भी क्या किया, सुल्तान ने मलिक काफूर और गाजी मलिक को 40,000 सैनिकों के साथ भेजा। युद्ध हुआ और मंगोल जो थे फिर से हार गए। बहुत से बंदी बनाए गए, बहुतों को मार दिया गया। फिर कुबक व इकबाल मंदा के आक्रमण 1306 में मंगोलों ने कुबक तथा इकबाल मंदा के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया। यह अंतिम आक्रमण था। गाजी तुगलक ने इस बार मंगोलों को पराजित किया। हज़ारों की संख्या में बंदी बनाए गए और उनको जो है हाथी के पांव तले भी कुचलवाया गया। तो ये थे मंगोलों के आक्रमण अलाउद्दीन खलजी के समय में भारत पर। अलाउद्दीन खलजी ने मंगोलों से अपने साम्राज्य की सुरक्षा करने के लिए जो नीति अपनाई, उसमें उसने पुराने किलों की मरम्मत की, नए किलों का निर्माण किया। उसने क्या किया कि जो सेना थी, उस सेना में भी उसने भर्ती किया योग्य सैनिकों को। तो इस तरह से उसने मंगोलों से
भारत को जो है सुरक्षित रखा। आगे है उसके उत्तराधिकारी 1316 से 1320। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई और उसके बाद मलिक काफूर ने सुल्तान के 6 वर्ष के शहजादे शहाबुद्दीन उमर को जो है उसने सुल्तान घोषित कर दिया और स्वयं उस नाबालिग का संरक्षक बनकर बैठ गया। शासन की सारी शक्तियों का वो प्रयोग करने लगा। शाही परिवार का अंत करना भी उसने शुरू कर दिया। खिज़र खां व शादी खां को उसने अंधा करवा दिया, कैद कर लिया। सुल्तान की विधवा को महलों से निकाल दिया। मुबारक खां को जो कैद में था उसे भी अंधा करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। मलिक काफूर के अत्याचारों से तंग आकर सुल्तान के वफादार सरदारों ने उसका वध कर दिया और इसके बाद मुबारक खां को छोटे सुल्तान का संरक्षक बना दिया। शीघ्र ही सत्ता पर उसने भी अधिकार कर लिया। 1316 ईस्वी में शहाबुद्दीन उमर का वध करके मुबारक खां कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। 1316 से 20 तक शासन किया। उसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा छीनी भूमि मालिकों और अमीरों को वापस कर दी। आर्थिक सुधारों को भी समाप्त कर दिया क्योंकि वो साधारण लोगों के हित में नहीं थे, और इसके अतिरिक्त अनेक बंदियों को भी उसने छोड़ दिया। तो 2 वर्ष उसने शासन किया, लेकिन इसी के तहत ही वो नाच गाने में भी व्यस्त रहा। दरबार में नाचने गाने वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई और शराब और शबाब के दौर चलने लगे, जिसका लाभ उठाकर खुसरो खां ने 1320 में सुल्तान मुबारक शाह की हत्या कर दी और इसके साथ ही खिलजी वंश का भी अंत हो गया। तो ये था दूसरा वंश, खिलजी वंश। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ी सफलतापूर्वक शासन किया। तो इस वीडियो में हम केवल इसी वंश के बारे में बात करते हैं। अगले वीडियो में हम अगले वंश तुगलक वंश के बारे में लेंगे।